आज की इस प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष पूर्व में रहे मुख्यमंत्री आदरणीय जयराम ठाकुर जी, साथ में हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी, साथ में कोटा दून के विधायक पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय चौधरी सुखराम जी, हमारे बीच में पच्छाद की लोकप्रिय विधायिका श्रीमती रीना जी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित है। मेरा आदरणीय ठाकुर जयराम जी से निवेदन है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करें। मित्रों, आज की इस पत्रकार वार्ता में आप सबका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और देवभूमि की वजह से जानने की वजह यह है कि हम अपनी संस्कृति को सम्मान करते हैं, शांति प्रिय लोग हैं, देवी देवताओं में हमारी अगाध श्रद्धा है, आस्था है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सनातन को स्वाभिमान के साथ स्वीकार करते हैं और स्वाभिमान के साथ स्वीकार करने के साथ साथ में उसमें आस्था रखते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से पहले सरकार बनी नहीं थी, अभी चुनाव का परिणाम निकला था और चुनाव का परिणाम निकलने के पश्चात 10 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया और नेता चुनने के पश्चात जब पहली बार उनने पत्रकारों को संबोधित किया, आपको स्मरण होगा तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि जिस हिमाचल प्रदेश में 97% हिंदू हैं वहां हम हिंदूवादी विचारधारा को, पार्टी को हरा करके सत्ता में आए। और मेरा यह मानना है कि यह कोई सहज कोई बात मुंह से निकली हुई बात नहीं है, इसके पीछे बहुत मजबूत जो है उनकी सोच का जो दृष्टिकोण है वो रिफ्लेक्ट होता है। जो वो ये भी कह सकते थे कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला है और हम उस बहुमत के आधार पर सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन विशेष तौर से पर्टिकुलरली इस बात को उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि 97% हिंदूवादी पार्टी को हरा करके हम सत्ता में आए हैं। उसकी वजह प्रमुख रूप से एक तो ये हो सकती है कि उनकी विचारधारा में सनातन को कोई सम्मान नहीं है, सनातन के प्रति कोई आस्था नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। और दूसरी बात उनके मन में हो सकता है इस बात को लेकर के कि कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो राष्ट्रीय नेतृत्व सनातन के खिलाफ गाहे बगाहे कहीं ना कहीं बोलता रहता है, सनातन के भावनाओं के खिलाफ कुछ करता रहता है। उनको खुश करने के लिए कहा होगा, लेकिन हमने फिर भी इस बात को सोचा कि अनायास कई बार कुछ शब्द छूट जाते हैं, उसका हमने बहुत बड़ा संज्ञान नहीं लिया। लेकिन उसके बाद 11 दिसंबर 2022 को सुक्खू जी शपथ लेते हैं। शपथ लेने के बाद फिर वो सचिवालय जाते हैं, फिर वही बात करते हैं कि 97% हिंदुओं की पार्टी को हरा करके आया। हम इस बात को सोचने लगे कि आखिरकार इनके जहन में ये बात इतनी गंभीरता से क्यों बैठी हुई है, जिसका जिक्र बार बार कर रहे हैं। और उसके बाद आपको अगर अच्छी तरह से याद होगा कि दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार गए तो पत्रकारों से जब मिलना हुआ तो वहां पर भी उन्होंने फिर वही बात कही। सरकार बनी, सरकार बनने के बाद हैदराबाद में इनका कोई राष्ट्रीय अधिवेशन था,
कोई कॉन्फ्रेंस थी तो उसमें गए तो वहां पर भी उन्होंने वही शब्द रिपीट किए। उसके बाद कर्नाटका के चुनाव में गए, वहां पर भी उन्होंने वही शब्द इस्तेमाल किए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। आखिरकार हमारा ये मानना सोचना गलत निकला कि हमने सोचा कि अनायास ये शब्द निकले उनके मुंह से। ये उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा सनातन के खिलाफ, सनातन की आस्था के, श्रद्धा के खिलाफ जो है एक भाव जो है स्थापित हुआ है, जो बार बार प्रतिबिंबित हो रहा है उनके मुंह से। इतनी ही बात कहने की से हमारी बात पूरी नहीं होती है। अंदेशा हमको हो गया कि आखिरकार ये सोच जिस दिशा में जा रही है ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति के मुताबिक नहीं है। उसके बाद देखो मित्रों, एक घटना घटित होती है और वो घटना घटित होती है चंबा में। चंबा में मनोहर करके एक अनुसूचित जाति का नौजवान जब गुम हो जाता है, मिला नहीं, परिवार के लोग जब तलाश करने के लिए निकलते हैं तो तलाश करने के बाद जब पुलिस भी उसमें जुटती है, गांव वाले भी जुटते हैं, उनका शव एक बोरी के अंदर पानी के नाले में दबा करके रखा हुआ। जब उस शव को वहां से बरामद किया गया तो शव के 8 टुकड़े थे। हमने उस घटना का विरोध किया। दोषी की तलाश हुई, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई, दोषी जेल की सलाखों के पीछे। और हमारी पार्टी ने एक फैसला लिया। हमारी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी की अध्यक्षता में कि हम मनोहर के परिवार को संवेदना व्यक्त करने के लिए, देने के लिए चंबा जाएंगे। हम दोनों यहां से चले। कांगड़ा से हमारे साथ और भी हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, विधायक थे। लेकिन चंबा में उस गांव से पहुंचने से पहले रास्ते में नेशनल हाईवे पर ही सारा रास्ता बंद कर दिया। आगे 144 वहां पर इंपोज कर दी गई और हम सब लोगों को कई घंटों तक धरना देने के बावजूद, अपनी बात कहने के बावजूद भी पुलिस ने आगे जाने नहीं दिया, वहीं हमको रोक दिया गया कि आप आगे जाएंगे तो अशांति फैल जाएगी। कानून व्यवस्था का विषय है। एक हिंदू नौजवान की हत्या हुई है, 8 टुकड़ों में उसके शरीर को काटा गया है और उसके बाद वहां पर जाकर के जब हम उस परिवार के साथ मिलकर के संवेदना व्यक्त करने के लिए जाए, उसको भी रोका गया। ये वर्तमान हिमाचल प्रदेश की सरकार की जो मुख्यमंत्री का जो बयान आ रहा था, उसका एक रिफ्लेक्शन का एक अलग पार्ट आया हमारे सामने। और इसके अलावा सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स हिमाचल प्रदेश में घटित हुए। और वो सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स जिस प्रकार से घटित हुए, उसमें हम सब लोगों को एक ही चीज लगती है कि जिस प्रकार से कार्रवाई वहां पर होनी चाहिए थी, उस तरह से कार्रवाई नहीं। ऊना में एक डॉक्टर जो एक मुस्लिम कम्युनिटी से था, जिसने फेसबुक पे भगवान शिव के प्रति भद्दी टिप्पणियां की, बहुत गंभीर टिप्पणियां की। जब समाज आंदोलन पर उतरा तब जाकर के बहुत लंबे अरसे के बाद, बहुत समय के बाद उसकी गिरफ्तारी की, उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। कार्रवाई तुरंत क्यों नहीं हुई, यह प्रश्न खड़ा होता है। इसके अलावा और आगे बढ़ करके अगर हम बात कहें, सिरमौर जिला से ही
एक नहीं अनेकों शिकायतें इस प्रकार की मिली कि वहां गौवध किया जा रहा है, गौवंश की हत्या करके मांस जो है वो दूसरे प्रदेशों में, चाहे वो हरियाणा है चाहे उत्तराखंड है, वहां पर सप्लाई किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद उस पर भी कोई कार्रवाई विशेष रूप से हुई नहीं। और आगे बढ़ करके नाहन में कपड़े की दुकान करने वाला एक व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से था। वो सहारनपुर जाकर के गाय को काट करके सोशल मीडिया में डालता है। लोगों ने आंदोलन किया, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई उस पर भी नहीं हुई। और बाद में वो व्यक्ति वापिस आकर के फिर दुकान खोलता है। शायद मतलब पौंटा साहब में दुकान खोलने की उसने शुरुआत की। और आगे बढ़ करके इसमें जो दूसरा पार्ट जो हैरान करने वाला है कि हिंदुओं के 15 से ज्यादा लोगों के ऊपर मामला दर्ज हुआ है उनके खिलाफ, क्योंकि उन्हें प्रदर्शन किया। उन्हें सिर्फ इतना ही किया, उनके खिलाफ मामले दर्ज हुए हैं। मामले दर्ज होने के बाद जो है वो पेशियां भुगत रहे हैं। ये क्रम जो है जी, ये क्रम यही नहीं रुका। आगे बढ़कर के घटना होती है। मुझे लगता है कि वो तो प्रदेश के स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर वो मुद्दा बना। संजौली में जो मस्जिद वाला विवाद हुआ, एक घटना होती है जहां मारपीट होती है। वो मारपीट में शामिल वो नौजवान वहां से घटनास्थल से भागते हैं और भागने के बाद वहां उस मस्जिद में शरण लेते हैं। और जब मस्जिद में शरण लेते हैं तो जब लोगों ने उनके खिलाफ आवाज उठाई तो गिरफ्तारी के लिए जब पुलिस गई तो उनकी बरामदगी जो है वो वहां पर मस्जिद में की गई। उनके खिलाफ जब जन आक्रोश का एक माहौल बनाए और लोग जब उस आंदोलन का हिस्सा बने, सड़कों पर निकले, और जो मस्जिद बनी है वो मस्जिद अवैध तरीके से वहां पर निर्मित हुई है, इस बात को लेकर के मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों ने भी बाद में स्वीकार किया और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर ने भी इस बात को स्वीकार किया। लेकिन जो प्रदर्शन करने वाले हमारे सनातन के लोग थे, जो हमारे हिंदू समाज के लोग थे, उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए और उनके खिलाफ मामले दर्ज करने के साथ लाठीचार्ज किया गया। वाटर कैनन का इसमें इस्तेमाल हुआ और उसमें भी प्रयत्न यह किया गया कि उनके खिलाफ धारा 307 जो है वो लगाई जाए। और पुलिस के एक अधिकारी जो जिसके बारे में मुझे लगता है नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, चर्चित नाम है, वो एक 2-2.5 किलो का पत्थर लेकर के आईजीएमसी के डॉक्टर के सामने रखते हैं और प्रश्न उनसे पूछते हैं कि क्या इस पत्थर से किसी आदमी की जान जा सकती है। और शायद डॉक्टर ने भी इस बात को कहा कि ये तो बड़ा वेग सा प्रश्न है, ये पत्थर मारा है किसी ने, बोलते ये मान करके चलिए कि इसको इससे मारा है। पत्थर सड़क से उठा करके ले गए। एफएसएल की रिपोर्ट के मुताबिक वो पत्थर पे कोई ब्लड स्टेन नहीं है, उस पत्थर का कहीं उस पत्थर से किसी को चोट लगी है उसके निशान उस पर नहीं है, उसके सबूत उस पर नहीं है। लेकिन पत्थर उठा करके पुलिस के पास भेजा, वहां डॉक्टर्स के पास भेजा गया कि इस सारे मामले में जो है 307 बनती है, क्योंकि इस पत्थर से मारा है, इस पत्थर से किसी की जान जा सकती है। पहले ही तय करके बैठे हैं कि 307 दर्ज करनी है। आखिरकार यह संदेश क्या जाता है कि आपने तय कर दिया है कि हम सनातन के खिलाफ जो है लगातार जो है उनकी भावनाओं को, उनकी आस्था को कुचलने का प्रयत्न करेंगे।
विधानसभा का सत्र चला था। विधानसभा के सत्र के दौरान मैं आपके बीच में एक जरूर ध्यान में आपको उस बात को लेकर के जानकारी है, एक मंत्री ने विधानसभा के अंदर कहा, और सही मायने में एक नहीं मंत्री दो थे, और दो मंत्रियों ने इस बात को लेकर के कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे आगे हैं, और प्रमुख रूप से एक मंत्री ने जो है वो जो ग्रामीण विकास महकमा जिनके पास है उसमें कोई छुपाने की बात भी नहीं है, उनने बड़ा साहब कहा कि बहुत सारे लोग बांग्लादेश से आए, रोहिंग्या आए, और उनके बारे में हमको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उनके बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, वो कहां से आए, कब आए, और उनके आइडेंटिफिकेशन क्या है। और सरकार को इस सारे मामले को लेकर के जांच करनी चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से ऊपर से आदेश आता है कि इस मंत्री को मंत्रिमंडल से निकाल दो। यह घटना हुई है जिसका आपको अच्छी तरह से मालूम है, और बाद में इस सारी चीज को लेकर के जो है मंत्री को इस कदर दबाव डाला गया कि मंत्री ने कहा कि मैंने ऐसा नहीं कुछ कहा था, क्योंकि आखिरकार मंत्रिमंडल का जो है वो दायित्व पद जो है उनके हाथों से निकलता दिख रहा था। ये बात आप लोगों ने देखी होगी, और घटनाओं का क्रम आगे बढ़ करके देखिए, इन सारी चीजों को किस प्रकार से जस्टिफाई किया जाता है। बिलासपुर में एक कांग्रेस की एक बैठक होती है, एक कार्यक्रम होता है, उसमें एक मुस्लिम कम्युनिटी का एक उनका कांग्रेस पार्टी का नेता खड़ा होकर के भाषण देता है कि हम मुसलमानों का एक भी वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को नहीं जाता है। दो मंत्रियों ने हमारी मस्जिद के खिलाफ आवाज की उठाई है, उन दोनों मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। यह भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। और मित्रों, ये सिलसिलेवार ये सारी घटना का दौर जो है यही थमा नहीं। अभी हाल ही में जिस संदर्भ में मैं बात करने के लिए आप सबके बीच में प्रमुख रूप से हूं, एक घटना घटित होती है जो आजकल बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना है कि पांवटा साहिब में एक हिंदू बेटी को, जिसकी उम्र मात्र 18 साल 4 दिन थी, वो बेटी गुम होती है। परिवार के लोग चिंतित होते हैं, और नौजवान बेटी जब घर से गुम होती है तो स्वाभाविक रूप से परिवार के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता है। परिवार के लोगों ने 5 तारीख को माजरा थाने में शिकायत दर्ज की, कंप्लेंट की कि हमारी बेटी गायब है, हम चिंतित हैं, वो सुरक्षित होनी चाहिए, पुलिस मदद करे, प्रशासन मदद करे उसको ढूंढने की। लेकिन पुलिस की कार्रवाई नहीं होती है। 4 तारीख की बेटी गुम होती है, 5 तारीख को कंप्लेंट करते हैं, FIR दर्ज होती है 10 तारीख को, ठीक है ना, 10 तारीख को ऐसा बताया, हमको जानकारी बताई है। और ये सब जो है पुलिस को, प्रशासन को अच्छी तरह से जानकारी थी कि बेटी कहां है, लेकिन प्रयत्न नहीं किया गया उसको लाने का। और उस सूरत में हमारा ये सबका मानना है कि ये विशुद्ध जो है एक तरह का लव जिहाद का मामला है। और मैं हैरान हुआ इस बात को लेकर के, एक मंत्री का बयान आता है उसी जिले से संबंधित कि छोटी सी घटना है, 2 नौजवानों की रजामंदी है, जबकि लड़का जो है अभी 19 साल का है, 21 साल का भी नहीं हुआ है। और इस सारी चीज को राजनीतिक मकसद की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।
अगर मसले की अगर बात आती है तो मनोहर के बारे में भी यही कहा जाता रहा है सोशल मीडिया में, और मीडिया में ये बात आई थी कि वो भी एक निजी मामला था, ऐसा बताया गया है मुझे। वेरिफिकेशन को लेकर के, वो सारी चीजों को लेकर के स्पष्टता बाद में आई नहीं, लेकिन मनोहर के तो 8 टुकड़े कर दिए, और यहां पर बेटी गुम होती है, उसके खिलाफ एफआईआर करने में कितना वक्त लगाया। और जब हालात इस प्रकार के बन गए कि पुलिस उसमें रुचि नहीं दिखा रही थी, सरकार प्रशासन रुचि नहीं दिखा रहा था बेटी को ढूंढने में, तो लोग सड़कों पर निकले। जब लोग सड़कों पर निकले तो स्वाभाविक रूप से जहां जानकारी मिली उस दिशा में भी कुछ लोग आगे बढ़े, और उस दिशा में जब आगे बढ़े तो उस घर में ऊपर से पथराव हुआ। अगर मैं इस बात को लेकर के कहूं, जो एफआईआर वहां पर पुलिस के एक एएसआई की तरफ से, जिनको चोट लगी, चोटिल हुए शायद, उनकी ओर से जो दर्ज हुई है, उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट उसमें जो लिखा है, जो कंप्लेंट अगर आप लोग भी उसको नजर मारेंगे तो उसमें कहा कि मुस्लिम समुदाय की ओर से किसी ने पत्थर फेंके, फिर पथराव शुरू हुआ, उसके बाद फिर पथराव शुरू हुआ, और जिसमें जो है उक्त व्यक्ति को, जिसने कंप्लेंट की है पुलिस के एएसआई ने, जिनको चोट आई, उसने कंप्लेंट में यह लिखा है। तो शुरुआत किसने की? पहले पत्थर फेंकने की। कार्रवाई उनके खिलाफ क्या हुई, और उसके बाद पुलिस ने आनन फानन में वहां पर मामले दर्ज करने शुरू किए, गिरफ्तारियां शुरू करनी की। उनने 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और 4 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद उनके ऊपर 307 का मामला दर्ज किया गया। और बात यही नहीं रुकी, जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी पार्टी के प्रमुख लोग भी वहां पर उस सारी चीज को लेकर के कि एक इस आंदोलन में जो जन भावनाएं हैं उनको हम थोड़ा व्यवस्थित करें, उनको कंट्रोल करें, उस दृष्टि से जिम्मेवारी के साथ हमारे पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी भी वहां पर उपस्थित थे, हमारे पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी जी भी वहां पर उपस्थित थे। लेकिन विचित्र बात यह है कि दोनों के खिलाफ में बाद में मालूम पड़ता है कि 307 में इनके खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया। दोनों ने हाईकोर्ट से इंटरिम बेल ली है, लेकिन 307 किसके खिलाफ दर्ज होती है? 307 उस व्यक्ति के खिलाफ होती है जो हमला करे, जानलेवा हमला करे, हथियार से करे, पत्थर से करे, किसी चीज से करे, डंडे से करे, जिससे किसी आदमी की जिंदगी को जो है वो मौत की स्थिति आ सकती है, उसमें 307 लगता है। ना डॉक्टर राजीव बिंदल जी के हाथ में डंडा था, ना तलवार थी, ना कोई हथियार था, ना सुखराम चौधरी जी के पास हथियार था, ना इनने कोई हमला किया, लेकिन उसके बावजूद भी 307 का मामला दोनों हमारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ दर्ज किया गया। इसलिए मैं इस पहले से मैं जो पृष्ठभूमि में जाकर के जो हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया हूं, तो उसका रिफ्लेक्शन यहां पर दिख रहा है। एक विचित्र परिस्थिति है, पिछले कुछ दौर से हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री जी कि जिसके खिलाफ भी जो कुछ भी होता है उसके खिलाफ मामला दर्ज करो, मीडिया कोई चीज लिखती है जो उनको अच्छी नहीं लगती है, मामला दर्ज करो, एफआईआर करो।
कोई आदमी सोशल मीडिया में कुछ लिख देता है, टिप्पणी करता है, तो मामला दर्ज करो। और अब की बार ऐसा लगता है कि जैसे उनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली बड़े नेताओं के खिलाफ एफआईआर करने की, और उसमें 307 में मामला दर्ज किया गया। भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि सारी चीजें बदले की भावना से की गई है, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से की गई है। कहां सरकार को हिमाचल प्रदेश में काम के लिए लगना चाहिए, विकास के लिए लगना चाहिए, कहां किस सारी चीजों में इस तरह से सरकार उलझ करके रह गई है। और बहुत दिलचस्प बात है, जो बाद में बेटी को बरामद किया गया, और जो सिरमौर जिला के मंत्री ने बड़ा साफ अपने शब्दों में पहले भी ये भी कहा है, उनने एक बात तो ये कही कि भी बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर ये सारी घटनाक्रम जो घटित हुआ, सारा घटनाक्रम घटित हुआ, तो ये उस वजह से हुआ क्योंकि प्रशासन, पुलिस ने ठीक प्रकार से समय रहते कार्रवाई नहीं की। अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो ये स्थिति ना होती। कार्रवाई करने से किसने रोका? किसकी सरकार है? क्या राजनीतिक संरक्षण दिया गया है उन लोगों को जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम इस प्रकार से दिया और उसके बाद कार्रवाई करने से रोका गया, और कार्रवाई की तो एक तरफा की गई। इससे यही अंदेशा आता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से हमने इस सारे विषय को लेकर के बहुत गंभीरता से लिया, और हमने वहां पाउंटा साहिब में जाकर के प्रदर्शन भी किया, और उस प्रदर्शन में हम सब लोगों ने एकजुट होकर के यही कही है बात, जिसको मैं आज आप सबके सामने फिर से रिपीट करना चाहता हूं कि धारा 307 जो लगाई गई है, सब लोगों के ऊपर उसको तुरंत वापस लिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर जो मामले दर्ज किए हैं, उनको सबको तुरंत प्रभाव से रद्द किया जाए। क्योंकि ये बहुत विचित्र स्थिति है। अभी तक जो है वो 5 लोग जो अंदर हैं, उनके ऊपर 307 लगाई गई है, लेकिन जो लड़का है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और हमारी जानकारी हमको जो प्राप्त हुई है, उसके वहां पर जो है, वहां लोगों ने, उस कम्युनिटी के लोगों ने लाखों रुपए उसके अकाउंट में डाला। वो भी जांच का विषय होना चाहिए। तो आज की इस पत्रकार वार्ता में मित्रों, मैं आप सबके बीच में यह कहना चाहता हूं 3 विषय को। एक तो जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं, उन सारे के सारे मामलों को जो है तुरंत प्रभाव से रद्द करना चाहिए। धारा 370 जिन नेताओं के ऊपर, धारा 307 जिन नेताओं के ऊपर लगी है, उसको नई सिरे से 109 उस पे जो है बिल्कुल 109 हो गई है BNS। अच्छा, हाँ 109 हो गई है, हाँ, भारतीय न्याय संहिता के इसमें। तो इस सारी चीज को लेकर के जो है तुरंत जो है वो सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मुझे मालूम हुआ कि शायद अब कुछ कार्रवाई की दिशा में जब दबाव ऊपर से लग रहा है कि भाई ये गलत हुआ है, तो उस तरह से उनके खिलाफ जो है वो अब कुछ कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा उनको लग रहा है। तो उस कारण से थोड़ा दबाव आया है। लेकिन प्रमुख रूप से मेरा यही कहना है कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। और सरकार का रवैया लगातार सनातन के विरोध में, चाहे वो टिप्पणी करने की बात है, चाहे वो कार्रवाई करने की दृष्टि से, लगातार हमको देखने को मिला है, जिससे पूरे सनातन की आस्था, श्रद्धा
और विश्वास पर ठेस पहुंची है। बॉर्डर पे जो कबूल काटे। और इस सारी चीज़ को लेकर के मैं ये भी कहना चाहता हूँ, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है कि बहुत सारी गौ वध करके, गौवंश का वध करके जो है वो भी एक बहुत बड़ा नंबर है। वो पर्टिकुलरली उसी ज़िले से संबंधित है जहाँ गाय को मार करके, गाय को काट करके जो है वो दूसरे प्रदेशों में जो है उनका मांस भेजा गया है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं। तो आज की इस पत्रकार वार्ता में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं उनको रद्द करना चाहिए, और जो दोषी हैं, दोषी का मतलब, मेरा दोषी का अभिप्राय मेरा ये है कि जो उस कम्युनिटी से संबंधित है उनके खिलाफ कार्रवाई जो बनती है, कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और सरकार इस बात को हमेशा के लिए ऐसा आश्वस्त होकर के ना रहे कि सनातन के खिलाफ हम कुछ भी करते रहें, कुछ भी कार्रवाई करते रहें, कुछ नहीं होगा। अगर कार्रवाई सनातन के खिलाफ इस प्रकार से करने का कांग्रेस सरकार का व्यवहार रहता है तो आंदोलन होगा, भयंकर आंदोलन होगा, और जिसकी सारी जिम्मेवारी वर्तमान सरकार के ऊपर होगी। वहाँ के एसडीएम की भूमिका को आप किस तरीके से देखते हैं? मैं उस पर ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी आवश्यकता नहीं थी। ठाकुर साहब, आरोप तो ये भी लग रहे हैं, जब बिंदल साहब ने वहाँ पे प्रदर्शन किया तो जब इन पे भारी पड़ा तो स्थिति को संभालने के लिए आपको जाना पड़ा, तो आपने भी उसमें घी का काम किया वहाँ पे? बिल्कुल नहीं। इस बात को लेकर के हम वहाँ पर जन भावनाओं के साथ गए हैं। उस परिवार को, जिस परिवार की बेटी चले गई है, उनके परिवार के परिवारजनों की भावनाएं थी कि इस संकट की घड़ी में सब लोग साथ दिखना चाहिए, और हमने एक सॉलिडरिटी का एक वहाँ पर जो है वो भाव वहाँ पर दिखाया उस कार्यक्रम में। और इस सारी चीज़ को लेकर के जहाँ आप इस जो प्रश्न आपका है, ये मूल रूप से ही मुझे लगता कि उचित नहीं है। सर, जनसभा में आपकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप कह रहे हैं कौन है ये चीमा कीमा, और इससे सिख समुदाय भी आपसे नाराज हो गया था। अपनी स्टेटमेंट को किस तरह देखते हैं? देखिए, मेरा इसमें बड़ा साफ कहना है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि उसमें पर्टिकुलरली किसी कम्युनिटी को हमने के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। बात की, लेकिन उस व्यक्ति का नाम मुझे मालूम नहीं था कि वो सिख कम्युनिटी से है। और ऐसे में जब इस सारी चीज़ को लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के हमने देखा कि थोड़ा जो रिएक्शन आया, उसके बारे में हमने क्लैरिफिकेशन दी है। हमारा कोई भी किसी की भावना को आहत करने का विषय नहीं था। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो एसडीएम ने जो थोड़ी चीज़ें कुछ की हैं, उन सारी चीज़ों को लेकर के वो अवॉइड की जा सकती थी। 2022 के विधानसभा चुनावों में जब भाजपा का घोषणा पत्र आया था, उसमें एक कंडीशन थी यूसीसी की भाजपा ने बात कही, जिससे नुकसान आपके प्रदेशाध्यक्ष को हुआ था। इस बात की बात करें, मुस्लिम समुदाय को लेकर भी बात हो रही है, सिख समुदाय को लेकर भी बात हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगले चुनावों में सुखराम चौधरी की सीट भी खतरे में हो जाएगी? नहीं, देखिए, सारी चीज़ों में तो आप कल्पना कर रहे हैं। कल्पना पर देश या प्रदेश नहीं चलता है, पार्टी नहीं चलती है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये इस सारे प्रश्न की आवश्यकता, मतलब जवाब देने की मुझे बहुत आवश्यकता महसूस नहीं होती। इसके बाद आप लोगों को और कोई विषय लगता है, मेरे साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर राजीव बिंदल जी हैं और हमारे सुखराम चौधरी जी हैं, वो भी आप कोई बात पूछना चाहें, 2 मिनट का विषय हम लेकर के कर सकते हैं। में अब तक जो जांच हुई है, जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है, जो लड़का लड़की है वो 7वीं क्लास से साथ है और दोस्त है, और इससे पहले भी वो घूमने गए थे, और लड़की अब भी ये कह रही है कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, वो अपनी मर्जी से घूमने गई थी, कोई शादी नहीं हुई, वो आगे भी घूमने जाएगी क्योंकि वो दोस्त है। और ये भी कहा गया कि शुरुआती दौर में इस मामले पर दोनों परिवारों के बीच किसी तरह का कोई विवाद नहीं था। हिंदू जागरण मंच और भाजपा के लोगों ने उसे भड़काया और इसे सांप्रदायिक देने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए मामला दर्ज किया। 4 तारीख को वो 18 वर्ष की कन्या वो चली जाती है। अगर परिवार सहमत था तो 5 तारीख को परिवार लिखित कंप्लेंट करता है, और मैं और चौधरी सुखराम
हम तो 13 तारीख की शाम को 5 बजे उस घटना स्थल पे यानी आंदोलन के स्थल के ऊपर पहुंचते हैं, और जहां ये एक तरफा पथराव और सब कुछ हुआ वहां तो हम है ही नहीं। हम तो डीवाईएसपी और एसडीएम साहब के साथ। इसलिए ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको बढ़ाया, और ये सवाल जो करने वाले लोग हैं उनसे जनता वहां पूछ रही है इस सवाल, और 18 साल की होते ही क्यों गई, और 19 साल का लड़का है। इसलिए हम उस परिवार की जो मान मर्यादा है उसके कारण बहुत सारी चीज़ों को साइलेंट रखना चाहते हैं, और वो परिवार अच्छे से। हमारे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात यह है वो लड़की बरामद हुई, नहीं तो पुलिस का, प्रशासन का और सरकार का बस चलता वो नहीं आती। अगर जो उनको लानी होती तो वो 5 तरीक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कुछ तो करते हैं। नहीं, जनता तो 12 तरीक को आई सड़क पे, उससे पहले तो नहीं आई। इसलिए एक तरफा बात कहना ये उचित नहीं है, और जिन्होंने कार्रवाई की उनके खिलाफ तो सवाल नहीं है। 19 साल के लड़के पर क्या कार्रवाई की है? कोई केस नहीं है उसके ऊपर। उसके परिवार वालों पर कोई केस है? कोई केस नहीं है उनके ऊपर। केस विसल ब्लोवर्स के ऊपर है, जिन्होंने विसल ब्लो किए। थैंक यू। मुझे लगता है कब धन्यवाद। सरकारों को पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं? कार्रवाई जो उस पर दोनों पत्थरबाज तरफ से हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन्हें शुरू किया, जो पत्थरबाज हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सो आई थिंक सारी डिटेल, सारी हमारी बातचीत जितनी होनी थी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।